नमस्ते गुरुकुलियंस, हिंदी के इस वीडियो कालांश में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अपने यथास्थान सपरिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 8वीं की जो हिंदी की पूरक पुस्तक है भारत की खोज, उसका तीसरा अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके सभी अंशों को एक एक करके पढ़ने के बाद आज हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य में जो महत्वपूर्ण अंश हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हमारे पास हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी के पास इस पाठ के प्रत्येक अंश की वीडियो एक एक करके आ जाएगी। उसके बाद आपके पास इस पाठ का जो प्रथम प्रश्न अभ्यास है वह भी पहुंच जाएगा। तो भारत की खोज जो पुस्तक है, उसमें जो तीसरा अध्याय है सिंधु घाटी सभ्यता, उसका जो पहला प्रश्न है बेटा, वह है वेद शब्द से आप क्या समझते हैं। वेद शब्द से आप क्या समझते हैं। जो हमारे पास पहला प्रश्न है वह क्या है, वेद शब्द से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस अध्याय के वेद अंश को पढ़ते समय यह बताया था कि वेद शब्द की उत्पत्ति जो है विद धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? विद धातु से। विद, जिसका अर्थ होता है जानना। तो बच्चों, वेद शब्द का जो अर्थ है वह यह हमारे सामने निकल कर आता है कि ये जिस धातु से बना है जानना, अर्थात वेद का सीधा और स्पष्ट अर्थ हुआ अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना, अर्थात अपने समय के ज्ञान का संग्रह करके रखना, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी तक उस जानकारी को पहुंचा सकें। अब वेद हमें उस समय की जानकारी के बारे में बहुत से मुख्य अंश या तत्व बताते हैं कि वेदों से हमें किस किस तरह की जानकारी प्राप्त होती है। इस अंश में आपको पहले बताया जा चुका है। इसके बाद बेटा हमारे पास जो हमारा अगला प्रश्न है, अब वेद जो है भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रखते हैं, इसी से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में वेद महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। जो भारतीय संस्कृति है उसमें वेद महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न बनता है, भारतीय संस्कृति में वेद महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। तो बच्चों, वेद भारतीय संस्कृति का यूँ कह लीजिए कि आधार माने जाते हैं। इन्हीं में भारतीय जो संस्कृति के मूल तत्व हैं, उनके जो मूल आदर्श हैं, वह वेदों से ही हमें प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई है। विद्वान कहते हैं कि मैक्स मूलर जो इतिहास लेखन का कार्य करते हैं, एक पाश्चात्य इतिहासकार हैं, वह कहते हैं कि वेद जो है वह भारत में आर्यों के द्वारा बोला गया सबसे पहला शब्द है। और यह विश्व में कह लीजिए या भारत में कह लीजिए, मनुष्य के दिमाग की उपलब्ध जो रचना है वह सबसे पहली है। अर्थात मनुष्य के
यह है हमारे पास मानव के द्वारा रचित उनके दिमाग की सबसे पहली उपलब्ध रचना है। अर्थात ये हुआ कि ये जो वेद हैं ये भारतीय संस्कृति में इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि यह भारतीयों के द्वारा रचित सबसे पहली रचना मानी गई है। और मैक्स मूलर जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने यह बताया है कि आर्य मानव द्वारा बोला गया यह पहला शब्द भी है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, हमारे 4 वेद हैं, उसमें से जो सबसे प्रथम वेद है अर्थात ऋग्वेद की विशेषताएं क्या हैं। प्रश्न बनता है प्रथम वेद ऋग्वेद की विशेषताएं बताओ। हमारा जो तीसरा मुख्य प्रश्न है कि प्रथम वेद ऋग्वेद की विशेषताएं बताओ। तो बच्चों ऋग्वेद जो है वह संसार की सबसे प्राचीनतम लिखित रचना जो है वह नेहरू जी के अनुसार हमें प्राप्त होती है। ऋग्वेद मानव जाति की प्रथम पुस्तक भी मानी गई है और है भी। ऋग्वेद बहुत ही प्राचीन काल में, जैसे कि वेदों के उत्पत्ति के बारे में बताया कि वेदों की जो रचना है वह 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुई, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्रथम वेद माने गए हैं और यह मानव जाति की प्रथम पुस्तक है। इसमें मानव के अर्थात जो मनुष्य सोचता था, जो प्रकृति के बारे में सोचता था, प्रकृति के रहस्य के बारे में सोचता था, दिन रात का जो अंतर है उसके बारे में सोचता था, मानव के सृजन और मानव के विकास के बारे में मनुष्य जो भी सोच रहा था, वह उसके जो भी आरंभिक विचार थे, सबसे पहले उसने जो भी सोचा वह हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। अर्थात कि मनुष्य के दिमाग में जो भी सबसे प्रथम विचार, उसके मस्तिष्क में, उसके मन में, उसके भावनाओं में जो भी पहले विचार आए वह हमें ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। और इसमें मनुष्य के द्वारा जो विचाराधीन विषय थे, जैसे प्रकृति, सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें विषय था वह था प्रकृति। प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए मनुष्य ने बार बार इन वेदों को पढ़ा। किस तरह से प्रकृति पैदा हुई, किस तरह से लगातार निरंतर विकासशील है, किस तरह से यह आज भी मनुष्य को आज के समय से अर्थात आधुनिक समय से और अपने अतीत से जोड़े रखती है। इसके साथ साथ उसे जानने की जो उत्सुकता है, प्रकृति में जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं या क्यों हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, यह सब जानने की जो उत्सुकता थी, यह भी ऋग्वेद, हमारा जो प्रथम वेद है ऋग्वेद, इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा या इसके साथ साथ जो साहसिक कार्य थे उनका वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के यदि हम सभी मंत्रों को पढ़ें तो हमें हमारे जीवन के जो मूलभूत तत्व हैं, जो मूलभूत नैतिक गुण हैं हमारे अंदर जो होने चाहिए, उन सब की जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वह है उपनिषद का मानव जीवन में क्या महत्व है। उपनिषद की जो रचना है, सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे उपनिषद का या उपनिषदों का मानव जीवन में क्या महत्व है। उपनिषदों में जो सबसे पहली बात कही गई है वह अद्वैतवाद के सिद्धांत पर कार्य करते हैं या अद्वैतवाद के सिद्धांत को वह मानते हैं या अद्वैतवाद की पद्धति को उपनिषदों में बताया गया है। अद्वैतवाद की एक है, सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई नहीं है।
या एक ही होना। उपनिषदों में सबसे पहले यह बात बताई गई है कि जो आत्मा और परमात्मा है वह एक ही है। यदि हमारे अंदर आत्मा है और वही परमात्मा का अंश है, और यदि हम कुछ भी गलत कार्य करते हैं तो उसी तरह के गुण या उसी तरह की आदतें हमारे अंदर पैदा होने लगती हैं। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, सद्गति के मार्ग पर चलते हैं या सत्य कर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो उसी तरह की हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें किसी भी प्रकार से, किसी भी अन्य वस्तु से भय या डरने का कोई भी कारण हमारे सामने नहीं रहता। उपनिषद का मानव जीवन में महत्व यह बताया गया है कि उपनिषदों ने सर्वप्रथम तो हमें आर्यों का जो चिंतन है उसके बारे में बताया है। आर्य किस तरह के दार्शनिक विचारों के साथ भारतीय संस्कृतियों को आगे लेकर गए, या यह हमें इस बात का बहुत गहराई से अध्ययन करवाते हैं कि आर्यों ने किस तरह से भारत में आकर एक अपनी विशिष्ट या विशेष पहचान बनाई। इसलिए उन्हें आरंभ से ही भारतीय कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आते ही भारत की जो प्राचीन, उससे पहले समय की गतिविधियां चली आ रही थी, उन्हें बदलकर एक नया रूप प्रदान किया। उन्होंने सामाजिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी परंपराएं या जिस भी तरह के प्राचीन समय में रीति रिवाज थे, उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके एक नई दिशा हमारी संस्कृति को दी। इनकी रचना 800 ईसा पूर्व मानी गई है और यह हमें आर्यों के कार्यशैली कि आर्य किस तरह से कार्य करते थे, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर आकर हर काम को उनके लोगों के अनुसार बांट दिया। अर्थात जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में बहुत सही कार्य करता था, बहुत अच्छा कार्य करता था, वह उसे एक तरह से विशेष स्थान देकर, विशेष ओहदा देकर, विशेष पद देकर उसका एक समूह बना दिया करते ताकि वह दूसरों को सिखा पाए। इस तरह से उन्होंने हस्तकला में, शिल्प कला में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वह लोगों को उनके कार्यों के आधार पर परखते थे, ना कि उनकी जात या उनकी किसी अन्य गुणों के आधार पर। जो व्यक्ति अपना सत्कर्म कर रहा है वही अपने लिए और समाज के लिए एक नया सवेरा कह लीजिए, या एक नई संस्कृति का या एक नए विकास की ओर उस समाज को लेकर जाएगा। तो आर्यों के उपनिषद से हमें उस समय की जो तत्कालीन समाज की परिस्थिति है, गतिविधि है, चाहे वो कोई भी गतिविधि हो, उसके बारे में ज्ञान करवाते हैं। आर्यों की जो दार्शनिक सोच थी या उनकी जो फिलॉसफी थी उसके बारे में बताते हैं, उनके चिंतन के बारे में बताते हैं। उन्होंने किस तरह से किसी भी मानव के जन्म को नहीं, उसके कर्म को महत्वपूर्ण माना है, इस बात से हमें भली भांति वह अवगत करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो कालांश में आज हमने जो हमारे महत्वपूर्ण अंश वेद, उपनिषद आदि थे, इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की, और इससे अगले जो हमारे प्रश्नोत्तर हैं उसके बारे में चर्चा हम अपने अगले वीडियो कालांश में करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।